आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म के विषय में आपने सुना होगा कि आइसोमेरिज्म क्या है। एक्चुअली ये होता क्या है कि इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को मोर देन स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर देन रिप्रेजेंटेशन होने के कारण इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ आइसोमेरिज्म की बात करनी है और आइसोमेरिज्म के साथ साथ नेक्स्ट क्या है, नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर में आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर IUPAC का नाम आता है। IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। मीन्स जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड के केमिस्ट मानने को तैयार हों, ऐसी परंपरा में हम बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ का जो मेन टॉपिक है, इसी टॉपिक विशेष पर हमें बात करना है, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, फिर आइसोमेरिज्म इफेक्ट क्या होता है, इसके विषय में प्रमुख रूप से हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों, आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। हिंदी में इसको समायोगी कहलाते हैं। समायोगी का मतलब क्या होता है, सम माने बराबर, अवयव ऐसे कंपाउंड जिसके अवयव समान हो लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो यहाँ पर आइसोमर्स का मीन्स आपने समझ लिया कि मीन्स उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस क्रिया को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं या हिंदी में समवायता कहते हैं। दैट इज टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। कहने का मतलब कि इस तरह से हम एग्जांपल्स में क्या दे सकते हैं, टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स कि ब्यूटेन का जो मेनली नेम होता है, तो ब्यूटेन को हम किससे नोट करते हैं, लाइक एज ए हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है जिसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10 है। अब C4H10 को प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स में हम प्रेजेंट करते हैं और दोनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेप से हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेप जो उनका होता है C4H10 ही होता है। तो यही गुण जो होता है कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो सेम कंडीशंस में फॉर एग्जांपल टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं और वह ब्यूटेन C4H10 के रूप में है, जिसका पहली अवस्था क्या होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का मतलब कि सरल श्रृंखला जो बनती है। अब वो सरल श्रृंखला कैसे बनती है, पहला एलिमेंट CH3, दूसरा CH2, CH2, लास्ट में CH3 कर दिए। तो यहाँ आपने देखा 3 हाइड्रोजन, 2 5, 5 2 7, 7 3 10 हाइड्रोजन हो गए और 3 के बजाय 4 यहाँ कार्बन्स हैं। तो कहने का मतलब C4H10 का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसी के कारण उसका नाम क्या रखा गया, ब्यूटेन रखा गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। ये पहली अवस्था थी, मतलब कि आइसोमर्स का फर्स्ट स्टेज था। अभी यही सेम चीज C4H10 को हम दूसरे तौर पर भी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 फर्स्ट एलिमेंट हुआ, CH3 के बाद बॉन्ड C से केवल एक ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड हो जाते हैं। डबल बॉन्ड हो जाने का मतलब कि 2 C एटम्स इससे जुड़ जाते हैं। एक C के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है, मीन्स CH3 हो गया, और दूसरे C के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस तरह से देखा 3 3 6, 1 7 और 7 3 10। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंड स्ट्रक्चर भी ब्यूटेन का है और वो कैसा है, ब्रांच्ड में। ब्रांच मतलब शाखाओं में दिया गया है। पहले आपने देखा
सरल श्रृंखला है जिसे ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर था। तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में आपने देखा कि हमारा कंपाउंड सेम वही है, ब्यूटेन ही है, लेकिन लिखने के तरीके अलग बदल गए, जिसके कारण ये एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, और इस फिनोमेनन को या इस रोल को कंपाउंड के क्या हम कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी चीज है कि जिसको हम सामान्य तौर पर आइसोमेरिज्म के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कार्बन कैन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स। कार्बन क्या करता है, बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है विथ अदर एलिमेंट्स, माने दूसरे तत्वों के साथ वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करने का मतलब कि आयनिक बॉन्ड इसमें बनते नहीं है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से कोई इनको देने के लिए तैयार नहीं होता है। इस नाते ये क्या करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो शेयरिंग एंड केयरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करने में ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में विथ अदर एलिमेंट सच एज हैलोजेंस, कभी ये हैलोजन से भी संपर्क कर लेते हैं। हैलोजन से संपर्क करने का मतलब कि हैलोजेंस मेनली कौन से हैं, जैसे आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी अगर इनके साथ कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो ये हैलो प्रीफिक्स लेकर के अपने नाम को मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, इस श्रृंखला को हम हैलोजेंस बोल देते हैं। तो जब ये हैलोजेंस के साथ जुड़ते हैं तो हैलोजेंस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। फिर ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो उनका नेचर कीटोन में या ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन से भी जुड़ते हैं तो एमीन वगैरह बना लेते हैं। फिर सल्फर से जुड़ते हैं तो इनकी डिफरेंट श्रृंखला बन जाती है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम इसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं चेंज होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमारे बन करके तैयार हो जाते हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप का एक अहम रोल होता है नॉमेनक्लेचर के माध्यम से। कहने का मतलब कि जैसे किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि यू आर मिस्टर चौधरी, तो यू आर मिस्टर चौधरी का मतलब क्या हो गया कि आपका सरनेम चौधरी है। अब चौधरी का अगर देखा जाए रिसोर्स, तो रिसोर्स में कुछ लोग वर्मा लिखते हैं, कुछ लोग चौधरी लिखते हैं, कुछ लिखते हैं नाम क्या है। अब उसके सरनेम के माध्यम से हम उसकी कास्ट को पता कर लिए, कास्ट पता करने के बाद फिर बाय नेम उसको जान जाते हैं। सेम यही क्राइटेरिया हम कंपाउंड्स के लिए भी अडॉप्ट करते हैं। जब हम किसी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, एक तो होता है प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स आप हिंदी में ही पढ़ते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पूर्व पद जो पहले यूज किया जाए, और सफिक्स का मतलब होता है पश्चात पद, माने बाद में यूज किया जाए, जिसे उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से आप जानते हैं हिंदी में। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के पहले कोई योजक शब्द जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है, और वही सेम चीज प्रीफिक्स के बजाय सफिक्स जब होता है तो शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, और लास्ट में जोड़ने पर उस योजक शब्द का प्रभाव ऐसा होता है कि जो मूल शब्द है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर भी होती हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर में मेनली यूज क्यों किया गया, क्योंकि हम इंटरनेशनल सेमिनार जो हमारा इंटरनेशनल बेस पर केमिस्ट IUPAC के माध्यम से इकट्ठा होते थे, कैसे किसी तत्व को जाना जाए, कैसे उनको नाम दिया जाए। रशियन आदमी रशियन भाषा में कुछ बोलेगा, अमेरिकन आदमी अमेरिकन भाषा में बोलेगा, भारत कहेगा नहीं हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपस में दोनों में एक समानता कैसे बने, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही साउंड में कैसे अपने आप को बात करे, इसी के कारण IUPAC की स्थापना की गई। और IUPAC का भी फुल फॉर्म आपने देखा ही, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो कहने का मतलब कि केमिस्ट्री को एक नई उड़ान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड के केमिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आए और उसका एक निश्चित नाम प्रणाली रखे, जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किया गया, और वह प्रीफिक्स सफिक्स किस पर डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। उसी फंक्शनल ग्रुप के विषय में अब हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा आइसोमेरिज्म था। आइसोमेरिज्म में आपने देखा अभी क्या वर्कआउट होते हैं कि उसमें कंपाउंड एक ही होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, प्रेजेंटेशन उनका थोड़ा चेंज हो जाता है।
तो प्रेजेंटेशन चेंज होने से कहने का मतलब उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। अब बात नॉमेनक्लेचर की आती है, तो नॉमेनक्लेचर में जाहिर सी बात है कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम ले रहे हैं तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का एक अहम रोल होता है जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होता है। तो उसी पर हमारा सेकेंड पॉइंट कह रहा था, कार्बन कैन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स। कार्बन क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड परफॉर्म कर लेता है विथ अदर एलिमेंट्स, दूसरे तत्वों के माध्यम से, सच एज हैलोजेंस, चाहे वो हैलोजेंस के रूप में हो, ऑक्सीजन के रूप में हो, नाइट्रोजन के रूप में हो, सल्फर के रूप में हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बना लेंगे। तो अब इनके बाद फिर क्या होगा? दीज आर कॉल्ड हेट्रोएटम्स। इनको हम किस नाम से जानेंगे? हेट्रोएटम्स के नाम से जानते हैं। तो हेट्रोएटम्स एक नया शब्द है जिसके माध्यम से कॉम्पिटिशन्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोएटम्स। तो हेट्रोएटम्स मीन्स कि व्हेन ए कार्बन परफॉर्म द बॉन्ड्स बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस एंड अदर्स, इनके द्वारा जो एक नया बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है तो क्या बन जाते हैं? वो हेट्रोएटम्स बन जाते हैं। नाउ वी कैन से फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, कि अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, चाहे हम उसको सिंगल वे में एटम कह दें या ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें। मेक्स ए कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड बनाने में हमारी मदद करता है। रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, जो रिएक्टिव भी होता है, क्रियाशील भी होता है, और डिसाइड, निर्णय करता है, इट्स प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ लेंथ। रिगार्डलेस ऑफ लेंथ करने का मतलब कि क्या उसकी लेंथ होगी, क्या उसकी रिएक्शन करने की परफॉर्मेंस आएगी, और उस परफॉर्मेंस के तहत हम क्या फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं या उसको किस हम कैटेगरीज में रख सकते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम किस दायरे से स्टडी करेंगे। एंड नेचर ऑफ सी चेन, और उसका नेचर क्या होगा? कार्बन चेन होगा। दैट इज Cl and Br. These are the indications of functional group. Cl means chloro group और Br means bromo. These are the combined words halogen group. इनको हम आपस में एक साथ क्या कह दिए? हैलोजन ग्रुप कह दिए। जैसे अभी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से हमने नाम दिया, तो इनके माध्यम से ये हैलोजन ग्रुप्स आ जाते हैं। इसी के कारण हम इनको एक साथ क्या कह दिए? हैलोजन ग्रुप के रूप में इनका नाम रख दिए। सेम कंडीशन में थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कि कंपाउंड्स की एक सीरीज, कंपाउंड्स एक निश्चित रूल्स को फॉलो करते हुए एक श्रेणी में रहना चाहते हैं, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। वो क्या करते हैं? एक निश्चित दायरे का रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, इस नाते सेम फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। बट ए डिफरेंस ऑफ CH2, लेकिन दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का अंतर होता है। यूनिट एक्चुअली देखा जाए तो CH2 में क्या है? एक कार्बन एटम्स होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 2 एटम्स हैं, तो 2 1 जा 2, तो 12 + 2 14 यूनिट की मास लेंथ होनी चाहिए। तो 14 यूनिट का मास लेंथ होने का मतलब, अब आप जरा लास्ट वीडियोस में आ जाइए, वहां पर हमने मेथेन की बात किया था। तो मेथेन क्या होता है? CH4 एल्केन के रूप में है, हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट मेंबर आया वो क्या आया? C2H6 आया। अब जरा C2H6 में से CH4 को माइनस कर लीजिए, तो C2H6 में से CH4 को माइनस करते हैं तो CH2 का अंतर आता है। सेम कंडीशन में एथेन और प्रोपेन में भी देख लें, वहां भी CH2 का अंतर आएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन में भी देख लें, मतलब कि एक होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। प्रत्येक दो कंपाउंड के बीच में CH2 का अंतर होगा, और उस CH2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो 14 यूनिट आता है। तो 14 यूनिट मॉलिक्यूलर वेट क्या डिसाइड करता है? कि उसकी जो दूरियां हैं दो कंपाउंड्स के बीच में 14 यूनिट मास की होनी चाहिए। तो 14 यूनिट मास लेंथ होनी चाहिए। बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। इस नाते होमोलॉगस सीरीज की परिपाटी क्या होगी? उसके रूल्स क्या होंगे? कि फर्स्ट कंपाउंड से सेकंड कंपाउंड के बीच की दूरी CH2 होगी, या हम इसको कह सकते हैं 14 मास यूनिट होगी। अर्थात दो कंपाउंड के बीच में कम से कम
14 मास यूनिट की दूरी होना आवश्यक है, तब वो होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करेंगे। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ दिस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करने का मतलब इसी के कारण उनको एक ग्रुप के माध्यम से रखा गया, तो होमोलॉगस सीरीज उनका नाम दे दिया गया। कहने का मतलब जितने भी कंपाउंड्स इस सीरीज में रहेंगे उन सभी कंपाउंड्स का एक जैसा नेचर होगा, एक जैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जिसके कारण उनका एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम होगा होमोलॉगस सीरीज। तो ऑल द कंपाउंड्स ऑफ दिस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज MP। शॉर्ट में इसको हमने क्या किया, MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजेज कब इंक्रीज करते हैं, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी क्रम में इंक्रीज करेगी, बढ़ते क्रम में बढ़ेगी और घटते क्रम में घटेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, IUPAC। IUPAC का पूरा नाम आपको कई बार मैं बता दिया, फिर भी अगर आपको कंफर्म ना हुआ हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। IUPAC में I का मीन्स इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन और P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो एक साथ उसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर। नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। कहने का मतलब IUPAC की विशेषता क्या होती है कि इसमें पेरेंट चेन का पहला नाम होना जरूरी है। जैसे अगर सपोज किया जाए कि आप किसके बच्चे हैं तो आप अपने पापा का नाम बताएंगे। मान लो आपके पापा बाहर कहीं सर्विस वगैरह में रह रहे हो, आपका जो वहाँ का लोकल एड्रेस है लोग उससे नहीं पहचान कर रहे हैं, तो आपको पापा के बजाय बाबा का भी नाम बताना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपके ग्रैंडफादर हैं। और ग्रैंडफादर को अगर जान रहे हैं तो इसका मतलब आपके फादर को भी जान रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी ऑटोमेटिक उन दोनों लोगों के माध्यम से पहचान में आ जाएगी। तो सेम कंडीशंस में यहाँ भी क्या करते हैं कि IUPAC नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम किस पर बेस करता है, आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन। पेरेंट कार्बन के विषय में मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन इसके पेरेंट कार्बन होते हैं, जिसका फर्स्ट मेंबर मेथेन को हमने बताया CH4, और इसको कई बार पिछली वीडियोस में भी मैंने रिपीट किया था, इस समय भी रिपीट कर रहे हैं कि इट इज ए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फादर कहलाता है। कौन, मेथेन। स्टार्टिंग हम मेथेन से करते हैं और मेथेन के बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सीरीज चलती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज उसी की देन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री हो चुकी है, और इसमें करने के लिए बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आए दिन नए नए लेटेस्ट रिसर्च आ रहे हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण यही है कि इनकी श्रृंखला इतनी विस्तृत है कि जितना भी हम काम करते हैं लगता है अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं, और सारी चीजें इसमें करने के लिए अभी भी शेष हैं। इसी के कारण केमिस्ट्री का एक ब्रॉड लेवल आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आ गया, डिफरेंट प्लेसेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने अपना एक्सपेंशन दिखा दिया। और आज उसके आगे केमिस्ट्री की अन्य ब्रांचें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, जनरल, ये सभी लगभग विलुप्त होती जा रही हैं, इनके अपीयरेंस ही खत्म हो जा रहा है। अब केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रह गया है। तो कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स, कहने का मतलब अभी हमने जो प्रीफिक्स और सफिक्स की बात की, कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका पहला तो पेरेंट कार्बन चेन, और ये मॉडिफाइड बाय ये प्रीफिक्स, इसको हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स माने पूर्ववत कोई शब्द जोड़ करके इनके पेरेंट्स नेम को साथ में अटैच कर लेते हैं, या फिर सफिक्स, या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से उस तत्व का जो पेरेंट नेम है उसके बाद कोई नया सिंबल जोड़ देते हैं, और उसके माध्यम से उसका एक नया नाम हमारे सामने आ जाता है। अब इसी तरह से क्या करते हैं, इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और इससे हम फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ पेरेंट्स नेम भी हम उनका ध्यान में रखते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी बच्चे को कोई एड्रेस पर लेटर भेजना होता है तो भाई हम उसका नाम दे देते हैं, लेकिन उसको केयर ऑफ, सन ऑफ, रिगार्ड्स ऑफ कुछ तो हमें दिखाना होता है, तो हम और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सन ऑफ दिखाएं,
सन ऑफ अगर सेम मान लीजिए मिल रहा है या नहीं डाटा मिल रहा है तो आप केयर ऑफ में दे दीजिए। तो केयर ऑफ मतलब कि केयर टेकिंग किसके सानिध्य में हो रहा है। तो सेम कंडीशंस यहां पर भी वही चीज आती है, द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल गिव द फॉर एंड IUPAC नेम्स ऑफ नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। कहने का मतलब कि अब हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसमें क्या एग्जांपल्स ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल गिव द फॉर एंड IUPAC नेम्स ऑफ नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज एज फॉलोज। कहने का मतलब एक एग्जांपल सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। अब उस क्वेश्चन को अगर आप IUPAC नाम दे रहे हैं तो उसके अन्य दो सदस्य आने वाली परंपरा में और कौन से सदस्य होंगे उनका भी नाम आपको बताना पड़ेगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या करना जरूरी है कि पहले तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों के टाइम में रीडिंग कराया गया तो हम लोगों को तो केवल 5 एलिमेंट्स एज ए कंपाउंड बताए जाते थे, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इतना जान जाता था तो बच्चे को गए ये वेरी टैलेंटेड है। लेकिन आज की डेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हेक्सेन, डेकेन तक का बात जान रहे हैं, वो हमसे कहीं एडवांस हैं। तो इसके कारण हमें उनको पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर भी अडॉप्ट होती है कि भाई अगर आप IUPAC नाम जानना चाहते हैं तो IUPAC नाम जानने के लिए एक लॉन्ग नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि ये सदैव मालूम होता है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो यहाँ लिटिल नॉलेज से काम चलने वाला नहीं है, ब्रॉड नॉलेज की जरूरत है। बस जरूरत क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, टीचर्स को जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स अगर पढ़ेगा तभी अपनी वो बात को शेयर कर सकता है। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल्स है उसका फर्स्ट मेंबर है C2H6। अब आप समझ गए होंगे C2H6 का मतलब क्या होता है, एथेन होता है। और एथेन की पोजीशंस क्या होती है कि एथेन को हम क्या करेंगे, इसको IUPAC नाम देंगे। तो एथेन का प्रमुख नाम क्या हो गया, पहला सॉल्यूशंस में आप देख लिए लेफ्ट हैंड फिंगर से इंडिकेट कर रहे हैं C2H6, इसको एथेन ही बोलते हैं। और अगला मेंबर्स जो होगा इसका C3H8 जो प्रोपेन के नाम से जाना जाएगा और C4H10 ब्यूटेन के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मेथेन की बात अगर हमने किया तो मेथेन सामान्य तौर पर CH4, इसमें आपने देखा 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह से दूसरा सदस्य C2H6 आया तो इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। ऐसे ही क्रम से जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अगले सीरीज में बढ़ते चले गए। तो हमें क्या उदाहरण में दिया गया C2H6 जिसका नाम एथेन है, ठीक है। और एथेन के बाद प्रोपेन आ गया, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आ गया। तो इनकी सर्कमस्टेंसेस जो इन्होंने दिया था कि गिव द फॉर एंड IUPAC नेम्स ऑफ नेक्स्ट 2 मेंबर्स, कि नेक्स्ट 2 मेंबर्स इनके होमोलॉगस सीरीज में क्या होंगे। अगर पहला मेंबर हमारा C2H6 एथेन है तो अगले 2 मेंबर्स क्या होंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन होंगे। उनके फार्मूले आपके सामने हैं। सेम कंडीशंस में सेकेंड पॉइंट को देखिए CH3OH। CH3OH में कुछ आपको एक नई बारीकी दिख रही होगी OH नाम की। OH क्या है भाई, कुछ अलग लग रहा है। अब वो अलग लग रहा है तो उसको हमें फंक्शनल ग्रुप को ट्रेस करना होगा, लेकिन उससे पहले अभी हमने नॉमेनक्लेचर में क्या बताया, पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन में जरा खोजिए, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमारी शंका किधर जा रही है कि ये मेथेन की तरफ होगा। अब मेथेन में क्या होगा कि भाई CH4 था तो आपस में हाइड्रोजन कमजोर पड़ता है तो हाइड्रोजन की आपस में OH से फाइटिंग हो गई। फाइटिंग समझते हैं कि आपस में मारपीट हुआ और जो कमजोर हुआ उसको रिप्लेस कर दिए। तो हाइड्रोजन को वहां से हटा करके क्या जोड़ दिए, OH जोड़ दिए। और OH क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। तो वो एल्कोहल ग्रुप आया तो CH4 को चेंज करके क्या कर दिया, CH3OH के रूप में ले आया। और CH3OH हो जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। मेथेन उसका पूरा नाम था। अब मेथेन में 1 हाइड्रोजन हट रहा है तो उसके पेरेंट कार्बन नेम्स क्या होंगे, मेथ, और उसके बाद अल सफिक्स जुड़ जाएगा। तो मेथेन से अल सफिक्स जोड़ोगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। सेम इसी कंडीशंस में अगला सदस्य इसका क्या होगा, अभी आपने CH3 की बात किया, मेथेन से लिया
तो एक हाइड्रोजन हटा, तो अब एथेन में आप जाइए, वहां भी एक हाइड्रोजन हटाइए, तो एथेन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5OH हो जाएगा और इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इसी नाते हमने लेफ्ट हैंड फिंगर से बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि OL इसका क्या है, सफिक्स है, बट नॉट परफिक्स। ये सफिक्स है मतलब कि एथेन के साथ अल सफिक्स जुड़ा है, जिसके नाते इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। सेम अगला मेंबर्स इसका क्या हो जाएगा, C3H7OH, मतलब C3H8 पर प्रोपेन बनता और वहां से एक हाइड्रोजन हटा करके OH सफिक्स जोड़ दिया गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो आपका पहला मेथेनॉल, दूसरा एथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल हुआ और ये इसके तीनों के IUPAC नाम हो गए। एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया था, मेथेनॉल का दिया गया था। हमने एथेनॉल और प्रोपेनॉल के माध्यम से क्वेश्चन की जो सीमाएं थी उनको हमने आपको निर्देशित करने की कोशिश किया। थर्ड पार्ट इसका क्या कर रहा है, HCOOH। HCOOH बहुत ही कॉमन सी चीज है, इसको सामान्य तौर पर किस नाम से जानते हैं, मेथनोइक एसिड, IUPAC नाम है। और वैसे सामान्य तौर पर लोग फार्मिक एसिड कह देते हैं, जनरल नेम है। लेकिन जनरल नेम से यहाँ हमें काम नहीं है, यहाँ हमें IUPAC नाम बताना है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से लोग उसको जानते हों। तो यहाँ पर HCOOH है जो मेथनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप अंडरलाइन देख रहे हैं ओइक, OIC, ओइक, ये सफिक्स इसका है, किसका, COOH लगने के कारण। COOH लगने के कारण ये क्या है, ये सामान्य तौर पर इसका फंक्शनल ग्रुप है। और उससे पहले आपने देखा कि यहाँ केवल H ही लगा हुआ, तो HCOOH वो सामान्य तौर पर ओइक सफिक्स के साथ जुड़ने के कारण ये क्या बना ले रहा है, मेथनोइक एसिड। और अगला मेंबर जो इसका होगा वो CH3COOH जुड़ने के कारण एथनोइक एसिड बन जाएगा। और उससे आगे जाएंगे तो C2H5COOH होना चाहिए, तो C2H5, यहाँ पर C2H5COOH ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि एसिड ग्रुप में भी आपने देखा कि सामान्य तौर पर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक, OIC, ओइक। तो ओइक इसका सफिक्स है और जो इसका पेरेंट नेम क्या है, वो पेरेंट नेम एक कार्बन है तो हमने मेथ ले लिया। यहाँ पर दो कार्बन, एक CH3 के साथ है और दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो इससे हमने क्या ले लिया, एथ ले लिया। यहाँ पर तीन कार्बन है तो ये प्रोप ले लिए। तो कहने का मतलब यह है कि पेरेंट नेम को भी ध्यान में रखना है। हम ये कहें कि हम बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, सब लोग हमें जानते हैं, ये हमारी मूर्खता तब साबित होती है कि जब हम लोगों के माध्यम से पहचान में नहीं आते। किससे पहचाने जाएंगे भाई, हमारे पेरेंट्स क्या हैं, रूट सरनेम क्या है हमारे। अगर हम पांडे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पिताजी भी पांडे सरनेम से होंगे, बाबा भी होंगे, बाबा के भी बाबा होंगे। जितने भी चेन स्ट्रक्चर्स लेंगे वो कहीं ना कहीं इस सरनेम से बिलोंग कर रहे होंगे और इसी को कहते हैं हियरार्चिकल सिस्टम ऑफ पेरेंटियल परफॉर्मेंस और इंट्रोडक्शन। तो इन कंडीशंस में सामान्य परिस्थितियां क्या होती हैं, एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी जुड़े होते हैं। अगर किसी भी वंशज परंपरा को सामान्य तौर पर डिफाइन करना है तो उसका सबसे आसान फार्मूला है DNA टेस्टिंग, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी है कि सामान्य तौर पर DNA टेस्ट के माध्यम से आपका वंशानुक्रम पता लग जाता है कि आप किस वंश से रिलेटेड हैं, कहाँ से आपकी थीसिस शुरू होती है, हियरार्चिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप किस स्थान पर जुड़े हैं। तो इन सारी चीजों को सामान्य तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री जब जुड़ गई तो एक तरह से एक नई चमत्कारिक दुनिया हमारे सामने आ गई और उनके माध्यम से हमने बायो के माध्यम से केमिस्ट्री पर एक अखंड राज्य करने की कोशिश किया और बहुत सारी समस्याएं जो हमारे जीवन की थी उनको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किए। अब इसी के साथ एक और एग्जाम्पल सजेस्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल मेनली नॉमेनक्लेचर पर ही बेस है। अब नॉमेनक्लेचर में ये तो सिंपल चीजें थी जिसको सामान्य तौर पर बच्चे रट भी लेते हैं, लेकिन उससे कुछ हट करके है, कुछ इसमें चेन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नाम कैसे रखे जाएं, कैसे इनका फॉर्मूला डिराइव किया जाए, इस पर जरा डिस्कशन करते हैं। यहाँ का रहा राइट IUPAC नेम्स ऑफ दी चेन स्ट्रक्चर्स। इन चेन स्ट्रक्चर्स का क्या करना है, IUPAC नेम देना है।
तो IUPAC नेम देने के लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो पेरेंट कार्बन चेन एक शब्द हो गया, और दूसरा क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से फंक्शनल ग्रुप। दो चीजें आपकी महत्वपूर्ण होती हैं कि पेरेंट को मत भूलिए, उनके माता पिता कहाँ हैं, कहाँ से उनका रिसोर्स है, और दूसरा किस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, किस परंपरा के तहत कौन सी सीरीज में वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये दो चीजें अगर आपकी लर्न हैं तो फिर आपको नॉमेनक्लेचर करने में कोई विशेष दिक्कतें नहीं आएगी। और आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आप एक मंच पर, जाहिर सी बात है, एक दूसरे से जुड़े हैं कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से, फिर हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा है फर्स्ट पॉइंट पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। इसी को विस्तृत तौर पर इसने चेन स्ट्रक्चर्स में दिया। हम एक साथ समेट करके उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि C के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दूसरा C के साथ 2 हाइड्रोजन है, तीसरा C के साथ 2 हाइड्रोजन है, और लास्ट में OH जुड़ा हुआ है। OH क्या इंडिकेट कर रहा है, एल्कोहल ग्रुप को। इसी नाते हमने यहाँ नीचे नोट कर दिया कि OH इज द सिंबल ऑफ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब इसका IUPAC नाम अगर हमें करना हो तो हम क्या ध्यान देंगे, पेरेंट नेम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हमारे पास है, तो किस में जा रहा है, प्रोपेन में जा रहा है। अब यहाँ पर OH सफिक्स जुड़ा है, तो OH सफिक्स के माध्यम से क्या हमें मिल रहा है, अल, OL अल। तो ऐसे में एल्कोहल का अल, और इधर 3 कार्बन होने के नाते प्रोप, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। बात समझ में आया। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। सेम कंडीशन में इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। थोड़ा इसमें आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आपके लिस्टेड 6-7 फंक्शनल ग्रुप हैं, बुक में भी दिया गया है, यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताए हैं। तो जो बुक में दिया गया है उन फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा इत्मीनान से आपको एक सही निगाह देख करके रटने की जरूरत है। वहां रटना पड़ेगा, नहीं आप रटोगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं कीटोन ग्रुप को एल्डिहाइड में कर दोगे, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कर दोगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस नाते वहां थोड़ा समझने के साथ साथ रटना भी जरूरी होता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब यहाँ से आप रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये किसकी तरफ शो कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन स्ट्रक्चर्स है। इसके नाते यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के कारण इसका पेरेंट नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोपेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो पेरेंट नेम प्रोपेन हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण हमें ओइक सफिक्स मिलेगा। तो ओइक सफिक्स इसके साथ जुड़ेगा, तो प्रोपेन धन ओइक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। कहने का मतलब अब यहाँ पर एक कीटोन स्ट्रक्चर दिया है, क्या दिया है, थर्ड कार्बन पर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड डैश कर दिया। कहने का मतलब कि एक कार्बन के अप साइड या डाउन साइड में ये पोजीशंस दी जा सकती है। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब कि यहाँ का स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा इसने रॉन्ग स्ट्रक्चर्स दे दिया है। रॉन्ग स्ट्रक्चर्स देने का मतलब ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाया गया है ये नीचे होना चाहिए। ये नीचे होना जिससे मतलब क्या है कि इसका सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या कर रहा है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ है बॉन्ड, तो ये कीटोन ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है। अब पेरेंट्स नेम कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन किस में होते हैं, पेंटेन में होते हैं। तो जाहिर सी बात है पेंट 3 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 1। क्यों 3 का नाम लिया गया, 3 हाईलाइटेड किया गया क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और वह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE1। तो ऐसी स्थिति में पेंट 3 1 मतलब इसका नाम क्या हो गया, पेंट 3 1, या उसको हम ये कह सकते हैं पेंटेनोन, पेंटेनोन।
नून। तो ऐसी कंडीशंस में चाहे हम पेंटेनून कहें या पेंट 3,1 कहें। आई एम सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब इसको हम शॉर्ट में इसको समेट करके बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर पेरेंट नेम में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होने के कारण ब्यूट हो जाएगा, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। कहने का मतलब कि जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग की गई हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होते हैं, आपको पहले ही सारा किए हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये किसमें होते हैं, एल्कीन और एल्काइन में होते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये किस श्रेणी से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है, और इसका फंक्शनल ग्रुप एल्कीन ही है। तो ऐसी कंडीशंस में ब्यूटेन के बजाय क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर अभी थ्योरी पार्ट्स में हमने यहाँ अंडरलाइन किया कि पहला ही शर्त क्या है, पेरेंट कार्बन चेन क्या है, तो कार्बन को काउंट कर लीजिए, ऐसी श्रृंखला दी गई हो। दूसरी चीज क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स की क्या जरूरत है। प्रीफिक्स और सफिक्स ही इंडिकेट करते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप पर यह हावी हो रहा है और किस प्लेस पर यह हावी हो रहा है। कहने का मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स दो नाम दे दिए गए। प्रीफिक्स माने पहले जुड़ेगा, सफिक्स का मतलब बाद में जुड़ेगा। अब बात इस चीज की हो बीच में जुड़ रहा हो, तो बीच में जुड़ रहा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें हाईलाइट करना होगा, लेकिन किसके साथ, पहले उसके पेरेंट कार्बन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये नॉमेनक्लेचर का एक बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाली चीज है, और आगे चल करके थोड़ा सा टिपिकल भी होगा। 10+2 स्टैंडर्ड में इसकी वैल्यूएशन ज्यादा की जाती है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसकी जरूरत होती है, क्योंकि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट होने का रीजन क्या है, इसका ब्रॉड फील्ड जो होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। अब जरूरत क्या है कि हम उनको एक सिस्टमेटिक अप्रोच में कैसे सीख जाएं। सीखने का मतलब कि नॉमेनक्लेचर है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए उसको नंबर नहीं आता है, तो पहले आप उसको नंबर रटा देते हो, फिर टेबल रटा देते हो, फिर उसके बाद कहते हो भाई थोड़ा गुणा करना सीखो, फिर भाग करना सीखो। कहने का मतलब कि पहले तो हम उसे रास्ता चलना सिखाते हैं, और जब वो चलना सीख जाता है तो दौड़ने के लिए प्रयास करते हैं, और जब दौड़ना भी सीख जाता है तो कहते हैं अब एथलीट कंपटीशन लायक तुम तैयार हो गए हो। तो सेम कंडीशंस यहाँ पर भी वही बात होती है कि पहले बेसिक स्टेप्स बताए गए, फिर चेन स्ट्रक्चर्स बताए गए। अब इसमें डिफिकल्टीज आएंगी, और उन डिफिकल्टीज के माध्यम से हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक लास्ट वीडियो बनाएंगे इसका केमिस्ट्री का, और जिसके माध्यम से आपका कार्बन एंड इट्स एटॉमिक इंट्रोडक्शन, इस पर विशेष कुछ करने की बात सोच रहे हैं, और इसी के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैथ्स में हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन अभी एक वीडियो इसका सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उसके साथ नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।